हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लो। यहाँ पे जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम में है, यानी कि यहाँ पे सारा कंटेंट आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो हिंदी में होगा। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और उससे चाहिए कि जो पीडीएफ है, जो कंटेंट है, वो भी हिंदी में हो, तो आप जो हिंदी वाली पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सेम कंटेंट आपको यहाँ पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ से? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे विद्यासागर या ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, तो वहाँ पे आपको कोर्सेज़ का सेक्शन मिलेगा। इस कोर्सेज़ के सेक्शन में आप जाओगे, तो मंथली करंट अफेयर का एक कोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन, यानी कि ये जो पीडीएफ है, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर टेस्ट और पीवाईक्यूज़ वगैरह सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये मैगज़ीन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब आ जाते हैं सीधा कौन-कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 10 टॉपिक हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अवार्ड्स, रैंकिंग्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, पर्सनैलिटीज़, ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस। ये 10 टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अब देखो, जो करंट अफेयर का कंटेंट होता है वो बहुत डिटेल में भी बनाया जा सकता है। 100-200 पेज की मैगज़ीन भी बनाई जा सकती है 1 महीने की। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेज़ हैं, उसी न्यूज़ को मैंने इसमें कवर किया है, ताकि आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर सको कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और मोस्ट प्रोबेबली जो जितना मैं कवर करवा रहा हूँ, इसी के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे, वो आपके कवर हो जाएँगे करंट अफेयर्स के। अब नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है आपकी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स 8th आईएसए असेंबली एट भारत मंडपम। अब सबसे पहले एक आईएसए समझो। देखो, ये आईएसए का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। इस साल भी न्यूज़ में है काफ़ी, पिछले साल भी न्यूज़ में था और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी ये न्यूज़ में रहेगा। इसका कारण क्या है कि ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स जो हैं इंडिया में हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं गुरुग्राम में आपके हैं। इसका मतलब कि अगर इंडिया को कोई ऐसी इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड स्टेज पे हम उसको फैला सकते हैं, तो वो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो जब भी कोई मेंबर इसमें ज्वाइन होगा या जब भी इसमें कोई डेवलपमेंट होगी, ये न्यूज़ में रहेगा और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, आपको पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर्स आपके गुड़गांव में है। और इसकी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इसकी असेंबली को भारत मंडपम पे। भारत मंडपम आपको पता है, न्यू न्यू दिल्ली में जो एक तरह से कोई भी प्रोग्राम हमें करना होता है, तो उसके लिए एक ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा कुछ साल पहले ही बनाया गया है। तो ये बेसिक आपको पता है। इतनी कि देखो, जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होगी उसमें मैं थोड़ी वहाँ पे डिस्कशन करूँगा। डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो सारी डिस्कशन आपको याद रखनी है। कोशिश मेरी ये है कि जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, उसमें मैं थोड़ी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि जो मेन बात है, वो आपको एग्ज़ाम में याद रह जाए। ठीक है? जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, उसको मैं सिंपली उसको रीड करके या बेसिक 2 पॉइंट में बता के आपको आगे बढ़ूँगा। जो न्यूज़ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, ताकि आपके दिमाग में वो न्यूज़ रह जाए। नेक्स्ट है आपका भारत टैक्सी इनिशिएटिव। बेसिक बात यहाँ पे ये है कि जनरली देखा गया है कि ओला, उबर, रैपिडो वगैरह, इन सभी टैक्सी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो कमीशंस होता है, जो ड्राइवर्स को पे करना पड़ता है, वो थोड़ा हायर साइड में होता है। तो अब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव लाने का सोच रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप बनाई जाए, जिसमें कम कमीशन पे या मिनिमल कमीशन पे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो यहाँ पे काम कर सकें। बेसिक फंडा यहाँ पे ये है। तो द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, एनईजीडी, डिजिटल डाटा कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द शेखर टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहकार, शायद ये सहकार है, इसमें एक बार चेक कर लेना। टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू सपोर्ट द अपकमिंग भारत टैक्सी इनिशिएटिव। तो बेसिक आपको इतना याद रखना कि भारत टैक्सी इनिशिएटिव है और इसका मेन पर्पस ये है कि जो ड्राइवर्स हैं, उनको वहाँ पे सही कमीशन पे या उनकी फ्रेंडली कंडीशंस पे वहाँ पे उनको काम मिल सके। एचएएल एंड रसिया यूएसए जॉइंट साइन एमओयू फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसजे-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ठीक है, अब देखो, पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं जो यात्रियों को लेके जाते हैं, और दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो मिलिट्री यूज़ करती है, जिसमें आपके कोई मिसाइल आपको मारना है, एक तरह से सर्विलेंस का काम करना है,
वो सारे आपके जो काम जैसे राफ़ेल वगैरह हैं, वो सारे आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। अब जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करें, तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जनरली आपने 2 नाम सुने होंगे। एक आपने एयरबस सुना होगा और दूसरा आपने बोइंग सुना होगा। तो जनरली पूरे वर्ल्ड में 80% से भी ऊपर डोमिनेशन जो है इन 2 कंपनीज़ की ही है। तो इंडिया ये चाहता है कि हम जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। लेकिन ये जो 2 बड़ी कंपनीज़ हैं वो जनरली इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राज़ी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो रसिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि जो रसिया का एयरक्राफ्ट है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है एसजे-100, उसके लिए हमने एमओयू साइन किया है कि उसको हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। अब देखो रसिया ने ये एयरक्राफ्ट जो है कब बनाया? जब यूएसए के द्वारा रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, तो उसके बाद रसिया को मजबूरी में से ही, लेकिन अपने लिए एक अ, इनग्रोन इन हाउस उनको एक एयरक्राफ्ट जो है ये बनाना पड़ा। पहले ही जो ये एयरक्राफ्ट बनाते थे इसके अंदर बहुत सारे फॉरेन पार्ट्स ये इंक्लूड करते थे। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ से या कुछ पार्ट्स जो हैं अमेरिका से भी इम्पोर्ट करते थे और उसको असेंबल करके इसको बनाते थे। लेकिन सैंक्शन लगने के बाद वो पार्ट्स इनको नहीं मिले, रसिया को नहीं मिले, तो वो सारा का पूरा एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने 100% रसिया के अंदर ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। और अब इंडिया ये चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है रसिया इंडिया के साथ शेयर करे और जॉइंट अ पार्टनरशिप में इंडिया और रसिया मिलकर इन एयरक्राफ्ट को पैसेंजर एयरक्राफ्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज स्पेशली डिजाइन्ड कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प एंड कॉइन हाइलाइटिंग द आरएसएस कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। जैसे आपको पता है कि जो आरएसएस है उनके लिए ये जो 100 डिनोमिनेशन के जो कॉइन्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सरल टूल। ये सरल टूल क्या है? द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF हैज़ लॉन्च्ड सरल। सरल का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ये बेसिकली क्या है? एआई बेस्ड रिसर्च टूल है, जिसमें क्या है बेसिकली अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है? तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपको पता है कि कोई भी काम हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें घुसाना ज़रूरी हो गया आजकल। तो इसमें भी वही है कि अगर आपको रिसर्च करनी है तो एआई बेस्ड रिसर्च करने के लिए अ, बेसिकली ये यहाँ पे हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड आप कर सकते हो। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। हर साल रेगुलर न्यूज़ ये आती रहती है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है जनरली हर साल इसी टाइम फ्रेम के अंदर होती है। बेसिक इसके बारे में फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इसकी थीम क्या है। तो 2025 में इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, 2017 में ये लॉन्च हुआ है। बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है कुछ। वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 67। अब देखो ये 67 जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर बताया गया है डिक्शनरी डॉट कॉम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा तो आने के चांसेस इसके नहीं है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है एक तरह का स्लैंग है या इंटरजेक्शन है, जिसका मतलब होता है अ, या फिर अ, एक तरह से ये समझ लो कि अगर किसी की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है या कोई जैसे कोई मे बी अनसर्टेन इस तरह से अगर कोई वर्ड यूज़ करना चाह रहा है तो उसकी जगह पे यहाँ पे 67 भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टिकटॉक वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 67 का मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। अब देखो त्रिशूल क्या है कि हमारे तीनों जो डिफेंस की विंग्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है? बेसिक आपको याद रखना है त्रिशूल का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में जनरली आएगा त्रिशूल जो है किससे रिलेटेड है, या त्रिशूल जो है क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि त्रिशूल जो है किससे रिलेटेड है। त्रिशूल जो है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया की तीनों डिफेंस विंग्स, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों ही पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट ये आपका न्यूज़ में अराटाई, ये आपको पता है व्हाट्सएप से की तरह ही एक ऐप है ज़ोहो के द्वारा। आप काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अराटाई क्या है, तो ये एक मैसेजिंग ऐप है सिमिलर लाइक टू व्हाट्सएप। तो ये बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अराटाई किससे एसोसिएटेड है? तो ये कंप्यूटर में भी के सेक्शन में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अराटाई क्या है? एक मैसेजिंग ऐप है, कोई ब्राउज़र है,
कोई मैलवेयर है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और आरटीआई का मतलब क्या होता है? तो तमिल वर्ड है और इसका मतलब होता है चैट। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत। ये क्या है? ये बेसिकली एनडीएम है। एनडीएम क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया और इसका पर्पस है रियल टाइम और जियो टारगेटेड डिजास्टर अलर्ट देना पूरे अक्रॉस इंडिया सिटीजन्स को। ये बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई डिजास्टर आ रहा है, तो जिस लोकेशन पे डिजास्टर आ रहा है, तो उस लोकेशन में जितने भी वहाँ पे मोबाइल नंबर्स हैं, उन सभी को एसएमएस के थ्रू वहाँ पे अलर्ट भेजा जा सके। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको एनडीएमए ने डिज़ाइन किया है, जिसको बोला जा रहा है सचेत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिल्डथॉन 2025। ठीक है। शुभांशु शुक्ला के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन है टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके अलावा ये जो बिल्डथॉन है, उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका एम क्या है? टू एनकरेज एनकरेज क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, विकसित भारत 2047। तो बेसिक आपको पता है कि गवर्नमेंट जो भी अभी प्रोग्राम्स निकाल रही है, तो उसका बेसिक एक विज़न है कि 2047 में, 2047 में जो भारत है वो विकसित भारत बने। तो उसकी दिशा में जो बिल्डथॉन है वो भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो उसको क्रिएटिव सॉल्यूशन को एनकरेज करने के लिए ये बिल्डथॉन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। 2025 के बिल्डथॉन के लिए शुभांशु शुक्ला को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। शुभांशु शुक्ला के बारे में ये जो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नहीं भूलना। अब नेशनल न्यूज़ इतनी थी आपकी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी अक्टूबर के मंथ में। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट है आपका इंडिया इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर सेवन्थ टाइम। अब देखो, जनरली देखा गया है कि इंडिया किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एज अ मेंबर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, या इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है वहाँ पे, या कोई इंडियन जो है वहाँ पे अपॉइंट हुआ है, या कोई इंडियन वहाँ का चेयरमैन बन गया है, तो इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं वो जनरली एग्जाम में आने के चांसेस उसके होते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंडिया इंडिया जो है वो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर इलेक्ट हो चुका है। सेवन्थ टाइम जो है इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ है 2026 से लेकर 2028 की टर्म के लिए। बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये कहाँ पे है? तो इसका ऑफिस जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। अब देखो, एक बेसिक आपको स्टैटिक में भी ये पता होना चाहिए कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, या एक तरह से वो लोकेटेड कहाँ पे है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिक पार्ट में भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट है आपका शर्म अल शेख गाज़ा पीस समिट। आपको आपको पता है कि गाज़ा और इसराइल के बीच में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो उसको उसमें पीस इस्टेब्लिश करने के लिए दोनों के बीच में बेसिकली जो पीस डील है वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे ब्रोकर की थी। तो उसके बाद पीस समिट करवाया गया था, जिसमें ना गाज़ा को लोग पहुँचे, ना इसराइल के लोग पहुँचे, लेकिन फिर भी जो पीस समिट हुआ है वो आपका शर्म अल शेख में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गाज़ा से रिलेटेड पीस समिट जो है कहाँ पे हुआ है? तो शर्म अल शेख के अंदर ही हुआ है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसमें क्वेश्चन आपके इस तरह से बनेंगे कि लिखा रहेगा गाज़ा पीस समिट, और उसके बाद इस तरह से टेबल में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके कि एक तरफ इवेंट लिखा होगा, दूसरी तरफ प्लेस लिखा होगा। तो उसमें एक तरफ आपको मिलेगा ऑप्शन गाज़ा पीस समिट, दूसरी तरफ मिलेगा आपको ऑप्शन शर्म अल शेख। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गाज़ा पीस समिट है वो शर्म अल शेख से रिलेटेड है। ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई और इवेंट है, जैसे मान लो अ, कुछ भी इवेंट मान लो, जैसे आपका पाकिस्तान और यूएस की जो मीटिंग हुई कोई, या मान लो इसराइल और यूएस की कोई मीटिंग हुई, या यूक्रेन और रसिया के बीच में कोई पीस डील हुई, तो वो पीस डील कहाँ पे हुई, उसकी लोकेशन। तो इस तरह से जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, और वो इवेंट्स जो हैं किस लोकेशन से रिलेटेड है, किस जगह से रिलेटेड है, इस तरह में मैच करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इवेंट जो है किस प्लेस से रिलेटेड है। तो इतना आप भी ध्यान रख लोगे, तो जनरली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सही कर दोगे। इंडिया की तरफ से ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए हैं, ना ही फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। जो हमारे स्पेशल ऑनवॉय हैं कीर्तिवर्धन सिंह, ये गए हैं।
इंडिया को रिप्रेजेंट इन्होंने यहाँ पे किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक प्लेस आप याद रखो, उतने में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट किक्स ऑफ इन दुबई। दुबई के अंदर 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन एलिवेट्स ग्लोबल साउथ सिटीज़ एट COP30। द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स was adopted at the inaugural अराइज सिटीज़ फोरम 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर यह जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। द दिल्ली डिक्लेरेशन विल बी फॉर्मली हैंडेड ओवर टू द COP30 प्रेसिडेंसी इन बेलम ब्राज़ील। जो आपकी COP30 होने वाली है वो ब्राज़ील में होने वाली है, और वहाँ पे जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे हैंडेड ओवर किया जाएगा ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सऊदी अरेबिया अबॉलिश कफाला सिस्टम। सऊदी अरेबिया ने जो है वो कफाला सिस्टम को एंड कर दिया है। अब कफाला सिस्टम, एक तो वर्ड आपको पता होना चाहिए, कफाला सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। अब ये क्या होता है, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। सऊदी अरेबिया हैज़ अ ऑफिशियली स्क्रैप द डेकेड ओल्ड कफाला। कफाला का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सरशिप सिस्टम दैट टाइड फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड द रेजिडेंसी टू देयर एम्प्लॉयज़। अब देखो होता क्या है कि सऊदी अरेबिया में मान लो कोई एक व्यक्ति है जो अपने वर्कर्स हैं वो अपने साथ वहाँ पे लेके आता है। जैसे मान लो कोई इंडियन है, वो सऊदी अरेबिया में गया और वो अपने साथ अपने वर्कर्स जो है लेके गया। तब उनके जो वर्कर्स होते हैं, चाहे हाउस हेल्प हो गए या कोई और वर्कर है, उसमें कहा जाता है कि उन वर्कर्स को उनके एम्प्लॉयज़ ने स्पॉन्सर किया है, यानी कि स्पॉन्सरशिप पे उन वर्कर्स को वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं कफ़ाला। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि मान लो किसी वर्कर को आप, कोई व्यक्ति यहाँ से लेके गया सऊदी अरेबिया में, अब वो वहाँ पे उससे काम करवाएगा। अब उसकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं, क्या उससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है? क्या उसको सही सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही? अगर वो वर्कर चाहे तो वो अपनी जॉब से हट नहीं सकता, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वो हटता है तो उसको वहाँ से सऊदी अरेबिया भी छोड़ के जाना पड़ेगा, या और भी बहुत सारी वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ उसको होंगी। तो इस सिस्टम को यहाँ पे एंड कर दिया है। पार्ट पार्ट ऑफ द किंगडम ब्रदर विज़न ऑफ 2030 रिफॉर्म्स कफाला सिस्टम इन सऊदी अरेबिया। इट रिक्वायर्ड फॉरेन वर्कर टू हैव अ सऊदी स्पॉन्सर, यानी कि कफ़ील कंट्रोलिंग देयर वीज़ा, जॉब एंड ट्रैवल। यानी कि जो उनको वहाँ पे जॉब देगा, जो उनका एम्प्लॉयर होगा, वो सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड कंट्रोल करेगा। जैसे उनका वीज़ा भी कंट्रोल करेगा, जॉब भी कंट्रोल करेगा, उसका ट्रैवल कहाँ वो जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनका जो एम्प्लॉयर था वो कंट्रोल करता था। इनसे जो वर्कर्स हैं वो अपना ना तो जॉब चेंज कर पाते थे, ना ही वो अपने जॉब को छोड़ सकते हैं। अगर वो अपनी जॉब छोड़ेंगे तो अपना जो एम्प्लॉयर है उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर तो जनरली क्यों ही कंसेंट देगा। तो ये इन सब को देखते हुए कि जो वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है या हो रहा है कई जगहों पे, तो ये जो कफ़ाला सिस्टम है इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब वर्कर जो है जब अपनी इच्छा अनुसार अपने जॉब को चेंज कर पाएँगे आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन और नोटिस, यानी कि जिनके साथ भी वो गए हैं एम्प्लॉयर के साथ, उनका कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो गया, उसके बाद वो अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के पहले उनको चेंज करना है तो नोटिस देके भी वो जॉब को छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा वो अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक आपको समझना है कि कफ़ाला सिस्टम क्या था, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है, और इसमें बेसिक क्या है। तो जो वर्कर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार अब जॉब छोड़ सकेंगे, बाहर ट्रैवल भी कर सकेंगे। चाइनाज़ CR450 बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। बेसिक न्यूज़ है, आपको याद रखना है। हालाँकि इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो थोड़ी अपडेट भी हो जाती हैं कि हर थोड़े टाइम में, हर 6 महीने में, 1 साल में कोई ना कोई तेज़ ट्रेन आ जाती है। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि चाइना का CR450 जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन जो है बन चुका है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 453 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका 22nd आसियान इंडिया समिट। अब ये आपको पता है कि ये जो आसियान इंडिया समिट है इसमें मोदी जी खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। ऑनलाइन ये सारा समिट जो है इंडिया की तरफ से अटेंड किया गया है। वर्चुअली ये हुआ है 26 अक्टूबर को फ्रॉम कुआलालंपुर मलेशिया अंडर द थीम ऑफ इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आउटकम क्या है, तो आउटकम्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, कोई यहाँ पे मेजर आउटकम नहीं है, तो बेसिक आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। बाकी आपको ध्यान रखना है कुआलालंपुर में इस बार 22nd आसियान इंडिया समिट हुआ है, और इसकी जो थीम है वो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके स्टैटिक पार्ट में बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए।
उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन-कौन से मेंबर नेशंस हैं, क्या इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। इस तरह के इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। लास्ट उनकी कॉन्फ्रेंस जो है या मीटिंग जो है कहाँ पे हुई है, किस लोकेशन पे हुई है, क्या इंडिया में कोई उनकी अगली मीटिंग होने वाली है, अगर इंडिया में होने वाली है तो उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करें कि आपका जो आसियान है उसका हेडक्वार्टर्स जो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है और अभी के लिए यहाँ पे 11 मेंबर हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर। अब देखो जो ईस्ट तिमोर है, जो ये आपका तिमोर लेस्टे, ये आपका 11th मेंबर बना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो तिमोर जो है वो आपका 11th मेंबर है और ये रिसेंटली ज्वाइन किया है इन्होंने। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आयानी एयरबेस इन तजिकिस्तान। ये आपकी वैसे तो न्यूज़ काफ़ी पुरानी है लेकिन अभी मीडिया में थोड़ी ये ब्रेक हुई है कि इंडिया ने जो है, इंडिया का एक मिलिट्री बेस था तजिकिस्तान के अंदर। वो मिलिट्री बेस जो है इंडिया ने 2022 के अंदर खाली कर दिया है। इंडिया एग्जिटेड द आयानी गिसार मिलिट्री एरोड्रम इन 2022 आफ्टर इस लीज वॉज नॉट रिन्यूड। इंडिया पे ये जो मिलिट्री एयरबेस था, इसको इसकी जो लीज़ थी वो एंड हो गई थी। उसके बाद ये लीज़ जो है तजिकिस्तान ने रिन्यू नहीं करी, तो हमने ये एयरबेस जो है वो खाली कर दिया, वहाँ से हमने एग्ज़िट ले ली है। नेक्स्ट है हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। पहली न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया एंड्स 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप विद 22 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड। ठीक है, अभी जो पैरा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है इसमें भारत को 22 मेडल आए हैं और इसमें से 6 गोल्ड हैं। कहाँ पे हुआ है ये? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे 10th है। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ब्राज़ील रहा है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे ईरान। 22 मेडल हमारे आए हैं, 6 गोल्ड मेडल है। जो 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके नाम और स्पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें देखो जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहे हैं, तो उसमें कई बार ईज़ी क्वेश्चन भी आ जाता है। ईज़ी क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि ये पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो उस केस में अगर आपको स्पोर्ट्स भी पता रहेगा तो आप कर लोगे। थोड़ा अगर इसमें हार्ड क्वेश्चन बनाएँगे तो ये कौन सा मेडल इन्होंने जीता, ये पर्टिकुलर मेडल इनको मिला या नहीं मिला, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये 6 गोल्ड मेडल जो हैं वो किसने जीते हैं। तो पहले यहाँ पे सुमित अंतिल हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। सं संदीप सिंह सरगर, इन्होंने भी जेवलिन में। शैलेश कुमार हाई जंप में। रिंकू हुड्डा जेवलिन में। निषाद कुमार हाई जंप में और सिमरन शर्मा 100 मीटर रेस में इन्होंने जीता है। तो ये जो गोल्ड मेडल जिनको मिले हैं, कम से कम इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इंडिया क्लिंच डबल गोल्ड इन कबड्डी एट एशियन यूथ गेम्स 2025, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की टीम यहाँ पे अनबीटन रही है। यानी कि इंडिया की जो गर्ल्स टीम है और जो बॉयज़ टीम है, दोनों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बेसिक आपको याद रखना है। एशियन यूथ गेम्स 2025 में इंडिया की दोनों टीम्स, बॉयज़ की टीम्स और गर्ल्स की टीम दोनों ही अनबीटन रही है, दोनों को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है आपका, लियोनेल मेसी विंस 2025 MLS गोल्डन बूट। अब देखो फुटबॉल में जनरली कोई बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो गोल्डन बूट वाला अवार्ड होता है या इंडिया में अगर कोई ट्रॉफ़ी हुई है या इंडिया ने कोई ट्रॉफ़ी जीती है तो वो न्यूज़ में वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस बार का जो 2025 का MLS गोल्डन बूट अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को मिला है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, डी गुकेश दिव्या देशमुख विन डबल गोल्ड एट यूरोपियन क्लब कप। अब देखो जो चेस से रिलेटेड न्यूज़ है ना वो आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आने लग गई हैं। तो अब ये धीरे धीरे ट्रेंड दिख रहा है कि जो चेस से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने डबल गोल्ड जीता है यूरोपियन क्लब कप के अंदर। तो ये बेसिक देखो, एक बार मैं आपको जब एग्ज़ाम के पहले एक पूरा स्पोर्ट्स से एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर स्पोर्ट्स में क्या स्टैटिक आपको ध्यान रखना चाहिए और उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरे साल में क्या आपका न्यूज़ में है, वो सारा एक वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। लेकिन अभी मंथ वाइज़ भी आप इसको कवर करते रहो। जब लास्ट में एक वीडियो आएगी तो उससे आपका सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी और सारा आपको एक जगह पे भी आ जाएगा कि डी कुकीज़ ने कौन-कौन से टूर्नामेंट जीते हैं और किसी प्लेयर ने कौन-कौन से टूर्नामेंट जीते हैं, एक साथ वो एक जगह पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन वॉन द 2025 क्लच चेस चैंपियनशिप। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये अगेन जब फाइनल हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स एग्ज़ाम से पहले, तो उसके अंदर मैं सारे कवर करूँगा
कि किस प्लेयर ने कौन-कौन से चैंपियनशिप जीती हैं, इंडिया ने कौन सा जीता है, इंडिया कौन किस में हारा है। तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जनरली अभी के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेयर यही हैं, तो ये काफ़ी चैंपियनशिप जो है ये खुद जीत जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चेन्नई 16 ईयर ओल्ड इलम इम्पार्थी इलमपार्थी जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन है, एआर हैज़ बिकम इंडियाज़ 90th ग्रैंड मास्टर। ये जो हैं 16 साल के हैं और 90 ग्रैंड मास्टर जो हैं 90th नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं। अचीव्ड फाइनल जीएम नॉर्म एट GM4 बिजली जान, ये जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, 2025 चेस फेस्टिवल बॉस्निया एंड हेर्जू, जो भी ये प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना। He crossed the required to 205 2500 elo rating during the Rilton Cup 2024-2025 and officially become grandmaster at the Bijeljina Bijel Bijeljina Open 2025। नेक्स्ट है आपका इंडिया सटलर क्लिंच बोथ वुमेन्स सिंगल्स एंड मेंस डबल टाइटल्स एट ए अल इन मास्टर्स 2025। बैडमिंटन के अंदर इंडियन सटलर्स ने वुमेन्स सिंगल्स और मेंस डबल का जो टाइटल है वो जीत लिया है। इसके अंदर श्रेयांशी वालीसेट्टी ही हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल ट्रॉफी और मेंस डबल के अंदर हरिहरन और अर्जुन मेदाथिल रामचंद्रन, इन दोनों ने यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट है आपका कार्लोस अल्कराज क्लिंच जापान ओपन ओपन टाइटल 2025। तो वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे 8th ATP टूर टाइटल जो है जीत लिया है, जापान ओपन टाइटल। हालांकि जो टेनिस के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं आपके वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो ये जो बाकी आपके टूर्नामेंट्स हैं इसको भी एक बार आप याद रख सकते हो। मेन 4 इंपॉर्टेंट जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कोको गॉफ बीट्स जेसिका पेगोला टू विन द वुहान ओपन। वुहान ओपन जो है कोको गॉफ ने यहाँ पे जीत लिया है। बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द हर फर्स्ट 9 हार्ड कोर्ट फाइनल एज सी बीट जेसिका पेगोला इन स्ट्रेट सेट्स टू विन द वुहान ओपन। नेक्स्ट है आपका जोस्ना चिनप्पा विंस हर 11th PSA टाइटल एट द जापान ओपन। जापान ओपन में जोस्ना चिनप्पा ने अपना 11वां PSA टाइटल जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू विंस सिल्वर इन वुमेंस 48 kg कैटेगरी एट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन फोर्डे नॉर्वे। फोर्डे नॉर्वे के अंदर मीराबाई चानू ने सिल्वर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जो है वो 48 kg कैटेगरी के अंदर जीत लिया है। अब देखो जो मीराबाई चानू है वैसे भी काफ़ी आप फेमस एथलीट हो चुके हैं अब, तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है अगर ये कहीं पे सिल्वर मेडल जीत रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी जीत रही हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडिया विन टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद। आपको बताया इससे पहले भी 2010 में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है न्यू दिल्ली में। तो इसका जो 2030 का एडिशन है वो भी इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन इस बार ये न्यू दिल्ली में नहीं होगा, इस बार ये होगा अहमदाबाद में। इसके अलावा जो लास्ट एडिशन था 2022 का वो हुआ था बर्मिंघम यूके में। जो अगला एडिशन है 2026 का वो होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अविलम बिंद्रा टू बी टॉर्च बेयरर फॉर द नेक्स्ट 2026 विंटर ओलंपिक्स। जो अगले विंटर ओलंपिक्स है 2026 के, उसके अंदर टॉर्च बेयरर में अभिनव बिंद्रा भी शामिल होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अवार्ड्स। इंडिया विंस ISSA अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। ISSA क्या है? इंटरनेशनल सोलर सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, तो ISSA का अवार्ड जो है इंडिया ने जीता है। ये और जो ISSA है ये क्या है? ये बॉडी है ILO के अंदर। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी में अच्छा काम करने के लिए इंडिया को ये अवार्ड जो है दिया गया है। सैरी सिंह विन इंडियाज़ फर्स्ट मिस यूनिवर्स क्राउन। तो इनको जो है फर्स्ट मिसिज़ यूनिवर्स क्राउन। अब ध्यान रखो यहाँ पे ये मिस यूनिवर्स नहीं है, मिसिज़ यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है? जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनके लिए ये पेजेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। पेजेंट सेलिब्रेट्स मैरिड वुमेन एंड इज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये मिसिज़ यूनिवर्स है।
नेक्स्ट है काजीरंगा डायरेक्टर बिकम फर्स्ट इंडियन टू रिसीव IUCN कैंटन आर मिलर अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क्स। ठीक है, काजीरंगा के जो डायरेक्टर हैं उनको ये अवार्ड जो है दिया गया, अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा को अवार्डी भी इनके साथ एक व्यक्ति को और अवार्ड दिया गया, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मेन आपका क्योंकि ये इंडिया से हैं तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं 2025 के। अब देखो नोबेल प्राइज़ विनर के अंदर ना आपके एग्ज़ाम में जनरली डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ठीक है कि अवार्ड किस लिए मिला है या इस अवार्ड में बेसिक बात क्या है, बेसिक टेक अवे क्या है अवार्ड का, जनरली इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है। उसमें भी अगर किसी इंडियन से या इंडियन कोई रिलेटेड इंडियन है उसको ये अवार्ड मिला है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इस बार किसी इंडियन को यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ है वो नहीं मिला है। तो आपको बेसिक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको एक बार ये रीड करना है अपने आप कि किसको यह अवार्ड मिला है, कि किस फील्ड में किसको अवार्ड मिला है, इसको आपको बस एक बार रीड कर लेना है क्योंकि इस बार किसी इंडियन को नहीं मिला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि नोबेल प्राइज़ ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से फील्ड में अवार्ड जो है किसको मिला है और वो अवार्ड किस लिए मिला है, इसको एक बार रीड कर लेना। हालाँकि इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे जनरली सिर्फ़ नाम ही पूछेंगे। तो ये आपको खुद से एक बार रीड करना है। नेक्स्ट आपका चिल्ड्रंस बुकर प्राइज़। आपको पता है जनरली जो बुकर प्राइज़ अब तक जो दिए जाते थे, वो एडल्ट्स को दिए जाते थे। लेकिन अब से चिल्ड्रंस के लिए एक अलग से बुकर प्राइज़ जो है बनाया गया है। द बुकर प्राइज़ फाउंडेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ द चिल्ड्रन बुकर प्राइज़, अ न्यू ग्लोबल अवार्ड फॉर फिक्शन रिटन फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 8 टू 12, डेब्यूट इन 2027 विद अ प्राइज़। यानी कि अगर आपने बच्चों के लिए कोई अ, नॉवल लिखी है या बच्चों के लिए कोई आपने राइटिंग की है, कितने वो बड़े बच्चों के लिए 8 टू 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, अवार्ड फॉर फिक्शन रिटन फॉर चिल्ड्रंस एज बिटवीन 8 टू 12, तो उनको अलग से एक प्राइज़ मिलेगा, चिल्ड्रन बुकर प्राइज़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये बुकर प्राइज़ जो होता है, ध्यान रखो, सिर्फ़ उन्हीं रचनाओं को मिलता है, सिर्फ़ उन्हीं राइटिंग्स को मिलता है जो या तो इंग्लिश में हो या इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल हो, ठीक है? और किसी भाषा में लिखा गया है तो उसको बुकर प्राइज़ नहीं मिलता है। या तो इंग्लिश में लिखा गया हो या ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हो। नेक्स्ट है आपका फ़िल्म फेयर अवार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो फ़िल्म फेयर अवार्ड में इशू क्या है कि उतना ज़्यादा अब न्यूज़ में ये नहीं रहता है, क्रेडिबिलिटी अब उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब इसका ट्रेंड जो है धीरे-धीरे कम हो रहा है। पहले एग्ज़ाम में काफ़ी आते थे फ़िल्म फेयर अवार्ड, अब आने थोड़े कम हो गए, फिर भी आपको एक बार रीड करना है। 70th फ़िल्म फेयर अवार्ड वर हेल्ड ऑन 11 अक्टूबर को हुआ है। ये जगह इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिक 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखो जो लापता लेडीज़ हैं, उसको काफ़ी सारे अवार्ड इस बार मिले हैं, तो अगर गेस लगाना हो तो लापता लेडीज़ आप एग्ज़ाम में लगा देना। बेसिक आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन-कौन सी 2-4 टर्म्स हैं जो जिनको ज़्यादा अवार्ड मिले। तो बेस्ट फ़िल्म की बात करें तो लापता लेडीज़ को यहाँ पे मिला है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडीज़ के लिए ही। अ, मेल एक्टर के लिए अभिषेक बच्चन को मिला है और अभिषेक बच्चन के लिए को मिला है और कार्तिक आर्यन को मिला है, चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ज़ीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला है। इसके अलावा आर डी बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट, तो ये अचिंत ठक्कर, इनको यहाँ पे मिला है। तो ये बेसिकली ये 3-4 ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अवार्ड और भी बहुत सारे होते हैं, कम से कम 20-25 अवार्ड और थे, लेकिन मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी रैंकिंग। अब देखो रैंकिंग जो है एक तो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट भी है कि जितनी भी आपकी ग्लोबल रैंकिंग्स आती है उसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन कुछ-कुछ जो है रैंकिंग से रिलेटेड अब एडिशनल क्वेश्चन भी आने लग गए हैं कि वो रैंकिंग जो है कौन बनाता है, ये रैंकिंग किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट पे कौन रहा है, ये तो बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हो चुका है और इसमें देखो उस तरह से रैंकिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट पे कौन है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो इंडिया की रैंक जो है 123 में से 102 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन इसको पब्लिश करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है आयरलैंड की संस्था है उसके द्वारा, और वेल्थ
सॉरी वेल्थ हंगर लाइफ जो है, ये जर्मनी की संस्था है। इसके अलावा IFHV, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये भी जर्मनी की संस्था है। ये सारे लोग मिलके ग्लोबल 100 इंडेक्स जो है वो निकालते हैं, और इसके अंदर जो इंडिया की रैंक है वो 102 बताई गई है 123 कंट्रीज़ में से। नेक्स्ट है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके अंदर सिंगापुर ने यहाँ पे इस बार टॉप किया है, और इंडिया की रैंक जो है 80 से गिर के इस बार हो गई है 85। अब देखो पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली है क्या, कि आपके पास जो आपके कंट्री का जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट को लेके आप दूसरी कंट्रीज़ में कितनी आसानी से जा सकते हो। क्या वो कंट्री आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देती है, या वीज़ा और अराइवल की सर्विस देती है, या ऑनलाइन वीज़ा की सर्विस देती है। जितना ज़्यादा ये सर्विसेज आपको मिलेंगी, जितना ज़्यादा आपको वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, वीज़ा फ्री ट्रैवल आपका पासपोर्ट के द्वारा आप कर सकते हो, उतना ही पासपोर्ट जो है आपका मजबूत होता है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया की रैंक जो है 85 है, लास्ट ईयर 80 थी, तो इंडिया की रैंकिंग जो है गिरी है। फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे सिंगापुर है, सेकंड पे साउथ कोरिया, और थर्ड पे जापान। ठीक है, जापान पहले फर्स्ट पे हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में सिंगापुर फर्स्ट पे आ चुका है, और साउथ कोरिया सेकंड पे आ चुका है, जापान यहाँ पे थर्ड पे आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज रिवील्ड। यहाँ पे देखो, जो मिलिट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑन पेपर कौन से मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो उसके अंदर हम देखें तो USA की जो मिलिट्री है वो अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रसिया है, थर्ड पे चाइना, और फोर्थ नंबर पे वहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक यहाँ पे फोर्थ बताई गई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रिमेन्स फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर, driven by indigenous projects such as Tejas MK-A1 fighters, Arihant class submarines and BrahMos missile upgrades। ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में की जा रही हैं, तो उसकी वजह से इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। पहला है नेशनल पल्सेस मिशन। पल्सेस मिशन का मतलब क्या है, आप बेसिक अगर देखो तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडिया जो है फूड ग्रेन्स के मामले में ज़्यादातर सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। लेकिन पल्सेस के मामले में अभी आप देखो तो इंडिया अभी भी पल्सेस को इम्पोर्ट करता है। तो उसमें भी पल्सेस के मामले में भी इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल पल्स मिशन जो है वो लाया गया है, और ये अनाउंस किया गया है अंडर यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। 6 साल के लिए ये प्रोग्राम जो चला जाएगा। इसके अंदर अश्योर प्रोक्योरमेंट फॉर तूर उड़द एंड मसूर अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS एंड PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। बेसिकली मतलब क्या है कि इनको जो है अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दी जाएगी, यानी कि किसान जितना भी दाल उगाएगा, उनको यह गारंटी दी जाएगी जो भी दाल आप उगाओगे उसको हम परचेज़ करेंगे, ताकि जो पल्सेस के प्रोडक्शन में भी इंडिया वहाँ पे आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है PM मोदी लॉन्च PM धन धान्य कृषि योजना। धन्य धान्य कृषि योजना का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि जहाँ पे यील्ड जो है, यील्ड का मतलब क्या है कि कितने बड़े खेत में कितना अनाज आप उगाते हो, उसको बोलते हैं यील्ड, बेसिक आप समझो। तो उसको ऐसे जो 100 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम यील्ड है, जहाँ पे खेत के अंदर सबसे कम पैदावार किसान कर पा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर काम किया जाएगा। किस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा? तो इरिगेशन के ऊपर, क्वालिटी सीड्स देने के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई अलग से पैसा तो नहीं दिया जा रहा है। बस जो सरकार के द्वारा 36 स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वो मेक श्योर की जाएँगी कि इन 100 जो लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर ये 36 स्कीम्स जो हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी लॉन्च PM सेतु योजना व्हिच विल कनेक्ट इंडियाज़ यूथ विद वर्ल्ड स्किल डिमांड्स। यानी कि PM सेतु जो है, ये योजना लाई गई ताकि जो इंडिया के जो स्किल वर्कर्स हैं, उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनकी डिमांड है, जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, उनको उन दोनों को यहाँ पे जोड़ा जाए। तो प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड अपग्रेडेड ITIs। अब देखो, ध्यान रखो, IIT और ITI में डिफरेंस है। ITI में क्या होता है, आपकी जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो वहाँ पे सिखाई जाती है, जैसे कारपेंटरी हो गया, बिल्डर का हो गया, फिटर हो गया,
इस तरह की जो बेसिक स्किल्स होती है वो वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो इन आईटीआईज़ के थ्रू ही इस तरह के जो स्किल्स हैं, उसमें जो यूथ है उसको ज़्यादा और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जो पूरे वर्ल्ड की स्किल डिमांड है, उसको इंडिया का यूथ जो है अब्ज़ॉर्ब कर सके। यहाँ पे एम देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एम टू अपग्रेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई एंड मेक इंडियाज़ यूथ ग्लोबली एम्प्लॉयबल बाय अलाइनिंग स्किल्स एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट स्कीम है आपकी द स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार सीता। ये थोड़ा न्यूज़ में भी इस बार रहा है। लॉन्च बाय द यूनिक, अब आपको पता है कि जो आधार कार्ड है, उसको बनाने वाली जो संस्था है वो है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन को, सिक्योरिटी को, कॉम्बैट डिफेक्ट्स और स्पूफिंग को, इन सबको कॉम्बैट करने के लिए जो आधार है उसमें एनहांसमेंट्स किए हैं। कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क एनकरेजेस को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्केलेबल आधार सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, यानी कि आधार के जरिए जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, एक तरह से उसको और बेटर बनाया जाए। फोकस एरिया के यहाँ पे तो 3 इनोवेशन चैलेंजेस यहाँ पे बताए गए हैं। पहला फेस लाइवनेस डिटेक्शन, यानी कि जो भी आपके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो इसके लिए एआई बेस्ड यहाँ पे स्पूफिंग डिटेक्शन सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन, यानी कि एआई के ज़रिए, मशीन लर्निंग के ज़रिए ऐसा टूल बनाया जाए जो रियल टाइम में ये आइडेंटिफ़ाई कर सके कि कोई फेक बायोमेट्रिक्स तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाए। कहीं किसी का आइरिस जो है या फिंगरप्रिंट जो है फेक यहाँ पे यूज़ ना किया जाए। और ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन डिटेक्शन के द्वारा पता किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, यानी कि फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन जो है वो स्मार्टफ़ोन के ज़रिए हो सके, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट है, स्कैनर है, उसके ज़रिए आपकी फिंगरप्रिंट की ऑथेंटिकेशन जो है की जा सके। तो ये यहाँ पे 3 फ़ोकस एरिया है सीता के अंदर। सीता क्या है? स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। नेक्स्ट है सेंट्रल लॉन्चेस 600 करोड़ कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन बेसिक आप समझ पा रहे हो कि जो कपास हम उगाते हैं, मेनली हम कपास उगाते हैं कपड़े के लिए, कि उससे हम कॉटन बना सकें। तो उसको प्रमोट करने के लिए हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन थ्रू द रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। इसके लिए कपास किसान ऐप जो है वो डेवलप किया गया है, कपास कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के जरिए और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या है, कॉटन की सेलिंग को एमएसपी के अंदर यहाँ पे एक तरह से लाया जाए और बेसिकली जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ यहाँ पे किया जाए। नेक्स्ट ये न्यूज़ आपने सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है। एफएसएसएआई बैन्स ओआरएस लेबल ऑन फूड प्रोडक्ट। क्या हो रहा था कि जो फूड प्रोडक्ट्स आ रहे थे, जो एक तरह से एनर्जी ड्रिंक्स टाइप की थी, उसके ऊपर ओआरएस लिखा गया था। और इस तरह से लिखा गया था कि ओआरएस जो है, जो हमारे प्रोडक्ट का नाम है, इसमें अब ओआरएस का एक्चुअल फार्मूला यूज़ किया गया नहीं किया गया कोई मतलब नहीं, हमने अपने प्रोडक्ट का नाम ही ओआरएस लिख दिया। तो उसके ऊपर जो है एफएसएसएआई ने बैन यहाँ पे लगा दिया है। बैन ऑन द टर्म ओआरएस इन द फूड लेवल्स एड्स एंड मिसलीड कंज्यूमर्स, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है एक्चुअल ओआरएस नहीं है तो उसके ऊपर आप ओआरएस लिख के ये नहीं बोल सकते कि हमारे तो प्रोडक्ट का नाम ही ओआरएस है। तो इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। एक्सरसाइज कॉनकॉन 2025 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी। रॉयल नेवी जो है आपकी यूके की नेवी होती है, रॉयल आर्मी, रॉयल नेवी, ये सारी जो है आपकी यूके की है। अब देखो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है ना, ये तो बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं। एक तो आपको स्टैटिक के पार्ट में भी आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया यूके के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। तो इस तरह से हर कंट्री के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम जो है वो चेंज नहीं होता है, जनरली चेंज नहीं होता है। तो आपको स्टैटिक में भी ये याद रखना चाहिए। बाकी हर साल जो भी आ रहे हैं उसको आप मंथली वाइज कवर भी करते रहो, तो आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी आपको मैं इसमें कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो एक्सरसाइज कौन कौन है, इंडिया यूके जो है वो फर्स्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो उसमें यहाँ पे जो है एक्सरसाइज हुई है। अब बेसिकली जो भी नेवी की एक्सरसाइज होती है उसमें 2 फेज़ होते हैं, एक तो हार्बर फेज़ होता है और एक सी फेज़ होता है।
जो हार्बर पे फेस होता है, यानी कि जो आपके हार्बर पे जो हार्बर पे जो एक्सरसाइज हो रही है, उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो सी फेज़ होता है, उसमें फिर आपकी शिप्स के थ्रू एक्सरसाइज यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग मल्टीपल वेलफेयर मल्टीपल वॉरफेयर ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑस्ट ऑस्ट्र हिंद। अब देखो, एक बेसिक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम में अगर मान लो कोई ऐसी एक्सरसाइज आ गई जो आपको याद नहीं आ रही है, जो आपने नहीं पढ़ा, वैसे तो होगा नहीं, मोस्टली हम कवर कर लेंगे सारे। तो आपको कैसे पहचानना है? तो अगर आपको गैस लगाना है, तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्र हिंद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्र क्या है? ऑस्ट्र आपका ऑस्ट्रेलिया से, और हिंद क्या है? हिंदुस्तान। ठीक है, तो ऑस्ट्र हिंद, यहाँ पे नाम से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। तो अगर आपको गैस करना है, तो इस तरह से आप थोड़ा अपने माइंड को कूल रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, और इस तरह से वर्ड्स के जरिए आप थोड़ी समझने की कोशिश कर सकते हो, इन केस अगर आपको नहीं आता है। तो ऑस्ट्र हिंद क्या है? ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई है? तो इरविन, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। इरविन नहीं भी याद रखोगे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया याद रख लोगे, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2025 बिटवीन इंडिया एंड रसिया। ठीक है, तो इंद्र जो है वो इंडिया एंड रसिया के बीच में हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान के अंदर हुई है। अब देखो, इंद्र जो एक्सरसाइज होती है ना, वो अल्टरनेटिंग होती है, यानी कि एक साल इंडिया में होगी, एक साल रसिया में होगी, फिर अगले साल इंडिया में होगी। ज़्यादातर एक्सरसाइज ऐसी होती है, लेकिन ध्यान रखना है, जो जिसमें रेगुलर पैटर्न है, उसको तो आपको कम से कम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025। ये आपकी बायलैटरल एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया नेवी और इंडियन नेवी के बीच में। ये कहाँ पे हुई है? ये विशाखापत्तनम में हुई है। नेक्स्ट है आपका इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कौन है? यहाँ पे साउथ कोरिया है। ठीक है, तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है? तो ये साउथ कोरिया के बासन नेवल हार्बर के बीच में हुई है। नेक्स्ट है इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज, जैमैक्स। ठीक है, अब जैमैक्स में देखो कि जे ए से क्या है? जापान है, तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये जो है इंडिया जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई। अब देखो, यहाँ पे मैरीटाइम लिखा है, नेवी नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? जो जापान की है ना, उसकी उस तरह से नेवी नहीं है। वो अपनी जो उनकी नेवी है, जो भी शिप्स वगैरह होती है, वो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के अंदर आती है। तो जापान के पास उस तरह से एयरफोर्स नेवी नहीं है। उसके और हिस्टोरिकल रीज़न है कि जब ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में ट्रीटी हुई थी, तो उसमें ये सारी चीज़ बोली गई थी कि जापान अलग से अपनी नेवी या एयरफोर्स नहीं रखेगा। तो उस तरह से जापान के पास नेवल बहुत सारे इक्विपमेंट तो है, बहुत सारे शिप्स भी हैं, लेकिन वो अपनी जो नेवी है, उसको जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स बोलते हैं, कि ये तो हमारे डिफेंस के लिए है। इंडिया बिकम फर्स्ट नॉन नेटो नेशन टू पार्टिसिपेट इन द स्पेन ओशियन स्काई 2025। स्पेस के अंदर स्पेन के अंदर ओशियन स्काई क्या है? मल्टी नेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत सारे देशों के फाइटर्स जेट्स यहाँ पे आते हैं, और उनका एक तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है कॉम्बैट एक्सरसाइज के अंदर। तो इंडियन एयरफोर्स ने भी इसको ज्वाइन किया है, और इंडियन एयरफोर्स जो है, वो फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री है टू ज्वाइन दिस हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। नाटो के बाहर इंडिया पहली कंट्री है जिसकी एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटीज इन न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, WTI फाउंडर मैनन बिकम फर्स्ट एशियन टू चेयर की IUCN पैनल। ठीक है, तो बेसिक ये है कि विवेक मैनन जो है, जो वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, उनको यहाँ पे IUCN के द्वारा एक तरह से इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू चेयर ऑफ द स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। SSC के यहाँ के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है। अब SSC क्या है? SSC इज वन ऑफ द 6 एक्सपर्ट कमीशन अंडर द ग्लोबल बॉडी दैट एडवाइज IUCN सेक्रेटेरिएट ऑन मैटर कंसर्निंग बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज कंजर्वेशन। बेसिक आपको नाम याद रखना है कि विवेक मैनन जो है किससे रिलेटेड है? तो ये स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन SSC, जो कि किसके अंदर आता है? IUCN, उसके चेयरमैन यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये पहले कहाँ पे थे? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के अंडर थे, उसके फाउंडर थे।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में न्यूज़ में थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अपॉइंट्स एक्टर दीपिका पादुकोण एज द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। मेंटल हेल्थ के लिए दीपिका पादुकोण को एज ए हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, जापान पार्लियामेंट इलेक्ट सनई तकाइची एज ए नेशन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये जो है जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है बनी है। रक्षा मंत्री रिलीज बुक टाइटल रेडी रेलेवेंट रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ये जो है रक्षा मंत्री ने ये बुक जो है लॉन्च करी है, तो ये आप ध्यान रखना। किसने ये बुक लिखी है? तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा ये इस बुक को लिखा गया है। इसके अलावा जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला रिटायर्ड है, जो पहले हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। इसको भी राजनाथ सिंह के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। तो ये जो बुक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उसको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है आपका, गवर्नर देवव्रत एंड सीएम फडणवीस लॉन्च बुक मोदी मिशन इन मुंबई। मोदी मिशन नाम की जो बुक है वो मुंबई में लॉन्च की गई है। ऑथर कौन है? बर्जिस देसाई, ये लॉयर है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, चन्नूलाल मिश्रा हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर डाइज एट 89। चन्नूलाल मिश्रा जो हैं वो क्लासिकल सिंगर थे, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। इनको पद्म विभूषण मिला था 2020 में और पद्म भूषण मिला था 2010 में। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पीयूष पांडे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड डॉन एंड पासिस अवे। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में जो जाने माने नाम थे पीयूष पांडे, उनका जो है यहाँ पे निधन हो गया है। इनको पद्मश्री मिला था 2016 के अंदर। इन्होंने बहुत सारे जो जिंगल्स है वो बनाए थे, जैसे कैडबरी का कुछ खास है, एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहता है, और भी बहुत सारे, वोडाफोन का जू जू वाला जो था। इसके अलावा पोलियो कैंपेन के अंदर दो बूंद जिंदगी की, ये सारे प्रोग्राम जो है इन्होंने डिज़ाइन किए थे। नेक्स्ट है, ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़। तो पहला यहाँ पे, द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंसेंटिव स्कीम्स। बेसिक समझो इसका, कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये बताया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट करने के दौरान उस वो कोई टैक्स देता है। टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं? जीएसटी के टैक्स भी हो सकते हैं और कोई अलग टैक्स भी हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, मंडी टैक्स। ये जितने भी टैक्सेस हैं, भारत सरकार उन सभी को रिफंड देगी अगर वो उस अ, वस्तु को, उस आइटम को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, RODTEP इज अ स्कीम दैट रिफंड्स हिडन टैक्सेस एंड ड्यूटीज पेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके ऊपर कोई हिडन टैक्स लगा है, तो उस हिडन टैक्स को सरकार के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो इंडिया के एक्सपोर्ट होंगे वो चीपर होंगे, और जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर इंडियन एक्सपोर्टर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस के साथ अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये कब से इम्प्लीमेंट होगी? तो ये 2021 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और उसकी अमेंडमेंट जो है इंडियन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 के बीच में, इसके थ्रू ही इसको लाया गया है। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है? तो गुजरात के अंदर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिटी बनाई गई है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। उसके अंदर अगर करेंसी सेटलमेंट करना है, करेंसी सेटलमेंट का मतलब क्या है? आपको अपनी करेंसी जो है, आपके पास एक पर्टिकुलर करेंसी है, जैसे आपके पास इंडियन रुपी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी और करेंसी में, या आपको, आपके पास पेमेंट आई है डॉलर में, आपको उसको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में, जो भी आपकी करेंसी सेटलमेंट होती है, उसके लिए यहाँ पे फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है गिफ्ट सिटी के अंदर बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। अब देखो, इस तरह तो बहुत ज़्यादा ट्रेड इंडेक्स न्यूज़ में नहीं रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रेड अवेयरनेस स्पेसिफिकली एग्जाम में आपके मेंशन किया गया है कि ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एनरिक फाउंडेशन जो सिंगापुर बेस्ड है, एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD,
जो स्विट्ज़रलैंड का है, इनके द्वारा ये सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स बनाया गया है। इससे में क्या है, ये इंडो पैसिफिक के 30 इकोनॉमीज़ को ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इनके बेसिस पे रैंक करता है। और इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो यूके है वो फर्स्ट रैंक पे है, न्यूजीलैंड सेकंड रैंक पे है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है, सिंगापुर जो है आपके फोर्थ रैंक पे है, और साउथ कोरिया आपके फिफ्थ रैंक पे है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है यहाँ पे 23rd रैंक पे है, और ये यहाँ पे स्कोर है। स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडिया की रैंक आप याद रखना। ध्यान रखो, ये है आपका सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। लास्ट है आपका लीगल अवेयरनेस, यानी लीगल अपडेट से रिलेटेड न्यूज़। अब ध्यान रखो कि आपका एंट्रेंस जो है लॉ एडमिशन्स के लिए तो है, लेकिन लॉ स्पेसिफिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो लीगल अवेयरनेस में हम उसी न्यूज़ को कवर करेंगे जो इन जनरल न्यूज़ में है। जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो आते रहते हैं, उनको आपको कवर नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ऐसा केस आता है जो न्यूज़ में है, तो वो आपको कवर करना है। इन जनरल सारे न्यूज़ केसेस को आपको अपडेट नहीं रखना है। गवर्नमेंट लॉन्चेस लिम्स डैशबोर्ड टू ट्रैक लाइव कोर्ट केसेस। अब ये लिम्स क्या है? तो ध्यान रखो, ये है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि जो भी आपके केसेस हैं, उसका एक लाइव डैशबोर्ड रहेगा, जिसमें उन केसेस को एक तरह से आप ट्रैक कर पाओगे। इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग ऑल कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कोई भी केस है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड है, तो उन सभी केसेस को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी केस में भी पार्टी है, तो उस केस को आप यहाँ से ट्रैक करोगे। अब इस डैशबोर्ड के सिस्टम से क्या होगा, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, वो एक ही जगह पे अपने सारे केसेस को ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका जस्टिस प्रतिभा सिंह नेम चेयर ऑफ विपो एडवाइजरी बोर्ड। प्रतिभा सिंह को विपो एडवाइजरी बोर्ड के अंदर नामित किया गया है। ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट की थी। हैज़ अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस फॉर 2025 टू 2027 टर्म। अब विपो क्या है? ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है आपका जस्टिस सूर्यकांत टू बिकम 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत जो है अगले चीफ जस्टिस, हमारे 53rd चीफ जस्टिस बनेंगे, और इनको जो है बी आर गवाई ने इनको रेकमेंड किया है अगला चीफ जस्टिस बनने के लिए। और इनकी टर्म कब से स्टार्ट होगी? तो 24 नवंबर से लेके 9 फरवरी 2027 तक इनकी टर्म रहने वाली है। तो ये हमारे बेसिक करंट अफेयर थे। अब देखो, एक ही वीडियो के अंदर पूरे मंथ के सारे करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिए हैं। देखोगे आप तो 20-25 पेज में ही सारे करंट अफेयर कवर हो गए हैं। वो भी आधे पेज में तो आपकी इमेजेस ही हैं। तो ये आपको 2-3 बार रिवाइज़ करने हैं, और होपफुली इसी से आपके सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कवर हो जाएँगे। इसके अलावा अगर किसी को कोर्स जॉइन करना है, तो वेबसाइट मैंने दिखा दी है, वहाँ से आप वेबसाइट से कोर्स को जॉइन कर सकते हो। कोर्स में बेसिकली क्या है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स रहेगा। पहले मैं आपको बता दूँ, लाइव लेक्चर इसमें नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जनरली देखा गया कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है रिकॉर्डेड ही देखते हैं, और रिकॉर्डेड पढ़ाने में, किसी चीज़ को रिकॉर्डेड पढ़ाने में टाइम कम लगता है। अब इसी करंट अफेयर को अगर मैं लाइव में पढ़ाता, तो उसमें डबल टाइम लगता है। रिकॉर्डेड में पढ़ाने में कम टाइम लगता है, और उसमें आराम से आप समझ सकते हो। कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हो बाद में। किसी भी टाइम अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी क्या-क्या इसमें कवर किया जाएगा? तो पूरा सिलेबस आपका COQP 11 का कवर होगा इसमें। इसके अलावा 12 महीने की आपकी वैलिडिटी है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। PDF में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। आपके जो कंटेंट है वो जनरली इंग्लिश में है, और एक्सप्लेनेशन जो है आपकी हिंदी में है। इसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज़ करते हो, तो टेस्ट सीरीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये टेस्ट सीरीज़ फिर आपको अलग से परचेज़ करनी नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ आपको अलग से परचेज़ करनी है, तो इसको आप परचेज़ कर सकते हो। क्या-क्या इसमें रहेगा? तो 20 फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ऑनलाइन मोड में होगा, जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा, उसी तरह से आप लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, सॉरी, मोबाइल फ़ोन, किसी से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के मिलेंगे। इसके अलावा अभी डिस्काउंट भी चल रहा होगा वेबसाइट पे, एक बार मैं आपको दिखा दूँगा। तो फर्स्ट 50 ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे, तो 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
ये टेस्ट सीरीज़ आपको 750 में मिल जाएगी, और जो ये कोर्स है वो आपको 3500 में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट आप देखोगे, तो ये कोर्सेज़ के सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है और ये आपका कोर्स है। जैसे अगर टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लेनी है, तो यहाँ पे आप जाओगे, ये टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, या आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो ऐप में भी आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जाओगे vidyasagarapp.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 1500 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 कूपन अवेलेबल, तो यहाँ पे बस कूपन को आपको अप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आपको ये कूपन मिल जाएगा फर्स्ट 50, इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो 755 में टेस्ट सीरीज़ और 3500 में पूरा कोर्स, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। करंट अफेयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।